और आप लगातार एनडीटीवी पर देख रहे हैं हमारी खास कवरेज प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की। व्हाइट हाउस में दुनिया की सबसे बड़ी मुलाकात हो गई है और इस पर दुनिया भर की नजर थी। ये मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में हुई है। अगर कम शब्दों में नगमा इस मुलाकात को समेटा जाए तो ट्रेड से लेकर टेररिज्म तक, भागीदारी से लेकर साझेदारी तक और युद्ध से लेकर शांति तक तमाम अहम पहलुओं पर इस मुलाकात में चर्चा हुई है। दोनों नेता आपस में मिले और दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने पर, गहरा करने पर विश्वास जताया। नगमा, इस वक्त एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि मोदी और ट्रंप के बीच सभी मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई है। 2030 तक व्यापार को दोगुना करने की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और इसके साथ साथ ये भी है कि आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर दोनों देश खड़े हैं, इस पर भी बात हुई है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है कि राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता देता हूं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मोदी बड़े नेता, महान नेता हैं, बड़े काम कर रहे हैं। भारत के साथ रिश्ते जो हैं वो और मजबूत होंगे। हम ऊर्जा क्षेत्र में अहम समझौते पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही भारत के साथ रक्षा कारोबार में बढ़ोतरी की जाएगी। तो तमाम वो अहम मसले जिन पर आज चर्चा हुई है उस पर हम लगातार अपनी ये विशेष कवरेज आपको दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी थी, न केवल भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से बल्कि जो वैश्विक परिदृश्य है उसकी स्थिति को लेकर भी ये मुलाकात काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी। इसमें जो अहम मुद्दे रहे चर्चा के, उसमें ट्रेड एक बड़ा मुद्दा रहा। इसके अलावा आपसी सहयोग को लेकर भी विस्तार से बातचीत हुई है। और युद्ध जो चल रहा है रूस और यूक्रेन को लेकर, उसको लेकर भी ट्रंप ने अपनी बात सामने रखी है। पीएम मोदी ने भी अपनी बात सामने रखी है। जब वो प्रेस से मुखातिब हुए थे, क्या कुछ कहा है दोनों नेताओं, आपको सुनवाते हैं बारी बारी से। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा। और आइए अब सीधे चलते हैं अनंत, हमारे सहयोगी विकास भदौरिया वहां पे मौजूद हैं वॉशिंगटन में। विकास के पास। जी विकास, अगर मैं आपसे जानना चाहूं अपने दर्शकों के लिए कि इस पूरी मुलाकात को कैसे आप उसका सार बताएंगे, क्या इस मुलाकात का सार रहा, वो कौन सी हाइलाइट्स हैं जो इस मुलाकात की रही? लगता है संपर्क हमारा स्थापित नहीं हो पाया विकास से। स्थापित नहीं हो पाया और ठंड काफ़ी ज़्यादा है वॉशिंगटन में, विकास को देख कर ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। माइनस में टेम्परेचर है वहाँ पर। दिन भर मुलाकात का दौर रहा है। विकास के पास कुछ देर में चलेंगे। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कई तरह की अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। इसमें एक बड़ी बात एक्स्ट्रेडिशन को लेकर भी हुई है। 26/11 के आरोपी तहव्वुर राना को एक्स्ट्राडाइट करने की बात जो थी उसमें कामयाबी हासिल हुई है। भारत को रक्षा सौदों की बातचीत हुई है, टैरिफ्स को लेकर, रेसिप्रोकल टैक्स को लेकर बात हुई है और साथ ही अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार को बढ़ाने पर बात हुई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया है। विकास जुड़ गए हैं हमारे साथ वापस वॉशिंगटन से। विकास, ठंड काफ़ी है, ये समझ में आ रहा है देखकर, दिन भर बहुत व्यस्त रहा है, ये दौरा जो है वो बहुत अहम था, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है, तो क्या निकल कर आया है अब तक इस दौरे से? बिल्कुल कादम्बिनी, देखिए जो कड़ाके की ठंड में रिश्तों की गर्माहट देखने को मिली आज जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, तो व्यापार से लेकर भागीदारी, साझेदारी और हर क्षेत्र पर बातचीत हुई और खुलकर बातचीत हुई है। अगर आज की इस मुलाकातों के द्विपक्षीय बातचीत को अगर समअप करना चाहें तो लंबा वक्त लगेगा, लेकिन भारत के लिए यहाँ पर विन विन सिचुएशन है, क्योंकि टैरिफ का मसला जो कि सबसे बड़ा बताया जा रहा था और ये माना जा रहा था कि भारत पर भी अमेरिका जो है टैरिफ लगा सकता है, तो वो जो मसला था उस पर खुलकर बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच, और दोनों ने साझा हितों के मसले पर ये भी बातचीत की कि जो व्यापार है दोनों देशों के बीच, उसमें कई ऐसे लकुना हैं जिनको हमें शॉर्ट आउट करना होगा और उसके बाद हमें इस नतीजे पर पहुंचना होगा कि आखिर किन जो दोनों की चिंताएं हैं उनको एड्रेस करने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। और इसी बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने अपनी अपनी टीम को ये कहा कि इस पूरे मसले पर बातचीत करके, एक दूसरे के साथ बैठ के जो चिंताएं एक दूसरे की उनको हल करके और साल के आखिरी तक इस पर कोई किसी नतीजे के साथ सामने आए। तो जाहिर सी बात है, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, साल के आखिरी तक के लिए जो टैरिफ वॉर था वो एक तरह से जो खतरा था वो ख़त्म हो गया है और दोनों देश जो है इस पर एक साझा समझ के साथ आगे बढ़ेंगे, ये इससे साफ हो गया। लेकिन इसके साथ ही देखिए, अप्रवासियों के मुद्दे की बात हो, चाहे रक्षा सौदा हो, अमेरिका के जो थर्ड जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, लड़ाकू विमान हैं, उनको भारत को देने पर सहमति बन गई है। ये एक बड़ा टेक अवे है भारत के लिए, और यहाँ से जो रिश्तों की शुरुआत होगी वो तकनीक के एक दूसरे के साथ साझा करने, एक दूसरे के निवेश बढ़ाने और व्यापार बढ़ाने, 2030 तक व्यापार को दोगुना करने पर सहमति बनी है। और ऐसी सूरत में दोनों देशों का लाभ होगा। जाहिर तौर पर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कई मुद्दे ऐसे थे जिसमें भारत की चिंताएं थी। तैमूर राणा को भारत में भेजने को लेकर, प्रत्यार्पण को लेकर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि आते हैं विकास आपके पास आते हैं। इस समय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। मिस्त्री साहब क्या कह रहे हैं, ये जरा सुन लेते हैं। Indus Innovation, a new innovation bridge that is modeled after the successful Indus X platform for defense applications. Indus Innovation is meant to focus on space, on energy, and other emerging technologies. A new US-India cooperative program to recover and process critical minerals, a strategic mineral recovery initiative, has also been launched. Under the Trust Initiative, incidentally, the two sides will also address export controls, enhance high technology commerce, and reduce barriers to technology transfer between the two countries. In the energy area, this is a subject that has remained in focus in the bilateral relationship in the recent years. India is a significant buyer of US energy, and today's discussions covered a lot of ground on this particular subject. In order to ensure energy security, the two countries agreed to work together on the production of दोनों देशों ने साथ मिलकर काम करने का एक बार फिर से प्रण लिया है और ये साझेदारी जो है अनंत वो और बढ़ेगी, ये बार बार कहा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं जो फॉर्मर रिसर्च फेलो है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। साथ ही हमारे साथ कमर आगा साहब जुड़ गए हैं जो साउथ ईस्ट एशिया मामलों के जानकार हैं, और मेरी सहयोगी कादम्बिनी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। कादम्बिनी, मैं आपसे शुरू करूँ और एक क्विक प्रतिक्रिया सबसे। इस दौरे पे बहुत नज़र थी, कई मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स रही हैं, तो क्या आप इसको कैसे देख रही हैं? आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ी खबर रही है? देखिए, सबसे बड़ी खबर इसमें ये रही है कि एक
ईज़ हुआ है। जब दोनों नेता आमने सामने मिले हैं तो दोनों के जिस तरह से रिश्ते हैं उसमें जिस तरह का डर जताया जा रहा था उसको थोड़ा सा आराम दिया गया है, क्योंकि टैरिफ्स होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि भारत को निगोशिएट करने का और उसको जो ब्लो है उसको सॉफ्ट करने का मौका मिलेगा। जी यहाँ पर मैं हुसैन साहब से बातचीत करना चाहूँगा। सर, ये जो टैरिफ को लेकर बात थी, ये कहा जा रहा था कि कोई इमीडिएट एक्शन होगा नहीं होगा, इसको लेकर एक बड़ा सवाल था, लेकिन आज जो फ्रेमवर्क निकल कर सामने आया है उसमें लगता है कि इमीडिएट एक्शन की तो फिलहाल कोई बात नहीं है और दोनों देश एक दूसरे की चिंताओं को साझा करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जी, इसमें ये कहा गया है कि दो चीज़ें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है, टिट फॉर टैट। जो हमारे पास हमारे ऊपर जितना टैरिफ आप लगाएंगे उतना हम भी लगाएंगे। नंबर 2 है कि टैरिफ को लेकर जो इंडिया और यूएस का था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडिया का ट्रेड सरप्लस सिर्फ 45 बिलियन डॉलर है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, 11 नंबर पे आता है। जबकि यूएस का जो है ट्रेड जो है चाइना के साथ है, ईयू के साथ है, कनाडा के साथ है, मैक्सिको के साथ है, फर्स्ट 5 में आ जाता है। तो हमने ऑलरेडी जो है टैरिफ को कम करने के लिए मेजर्स ले लिए हैं, बजट में भी ले लिया था और उसके बाद भी हमने अनाउंस किया है। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के केस बाई केस अगर स्टडी करते हैं तो उनकी टीम ने कहा है कि अप्रैल 2 तक एक को हम जो है फाइनल दे देंगे, उसमें केस बाई केस देखा जाएगा। लेकिन 190 बिलियन डॉलर का ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है और उसमें बहुत सी सैकड़ों गुड्स एक्सचेंज हो रही हैं। तो केस बाई केस को देखने में एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक फ्लैट रेट लगाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यूएस जो है 2.5% टैरिफ लगाता है और हमारा जो टैरिफ रेट है 9.5% है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसमें ये भी हम देखते हैं कि 30% पे जो है वो 9.5 है और बकिया पे जो है वो बिल्कुल कम है, 4% के लगभग है। तो जो 30% पे 30% कम्युनिटी आती है उसमें लग्जरियस कम्युनिटी है, विस्की है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ जो बहुत महंगी है, पर ट्रम्प इसके बारे में चिंता जता रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग था कि इस मीटिंग के कुछ समय पहले ही उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ एट द टॉप ऑफ द पैक जहाँ तक टैरिफ्स की बात है। कमर आगा साहब, एक तो ट्रेड का मुद्दा हो गया, डिफेंस का हो गया, लेकिन और भी चीज़ें हैं जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, अप्रवासी भारतीय जो वहाँ 7 लाख के करीब हैं, कुछ उसमें से वापस भी आए हैं, उसको लेकर और जो टेररिज्म को लेकर जो बातचीत हुई है वो कितनी महत्वपूर्ण है। तहव्वुर राना के एक्सट्रेडिशन पर सहमति, रास्ता पहले ही बन चुका था पर अब इस पर सहमति हो गई है। नगमा, मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट दोनों इश्यूज थे और उस पर काफ़ी इरिटेशन भी था, ख़ास तौर से प्रवासी को लेके भारत के अंदर जिस तरीके से वो यहाँ पे लाए गए और फिर जिस तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिला, उसको लेके टेंशन कंट्री के अंदर था। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात हुई कि प्रधानमंत्री ने इन इश्यूज़ को वहाँ पे उठाया और ये भी कहा कि ये किस तरीके से ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, हमें उसको रोकना पड़ेगा और जब तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं रुकेगी तब तक चलता रहेगा। और टेररिज्म को लेके तहव्वुर राना का बहुत समय से बातचीत चल रही थी, अब सहमति बन गई है। मुझे लगता है कि जल्दी इसी कुछ ही महीनों के अंदर, या हो सकता है उससे पहले भी, उनका एक्स्ट्राडिशन यहाँ पे भारत हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त भारतवर्ष जो है वो अमेरिका के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनका जो पूरा मेन कंसंट्रेशन है वो एशिया के ऊपर है, यूरोप पे इतना नहीं है। यूरोप उनके लिए लगता है कि एक सेकंड प्लेस पे आता है, एशिया फर्स्ट हो गया, जिसमें इंडिया बहुत है। इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है, 4 ट्रिलियन हो गई है, जो बढ़ जाएगी अगले 4 साल 5 साल के अंदर 8 और 10 इस तरीके से गैलप कर रही है। दूसरी तरफ ये भी है कि एक बड़ा मार्केट है अमेरिकन उसके लिए और $500 बिलियन का पोटेंशियल है दोनों देशों के ट्रेड के लिए। फिर दूसरी बात है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी है पूरे इस क्षेत्र में, उसका भी फ़ायदा। इंडिया की सेना बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए। तो ये चीज़ें जो इंडिया पैसिफिक, चाइना कंटेनमेंट, उसका जो बढ़ता हुआ विस्तारवादी रूप है, साउथ चाइना सी और ताइवान की तरफ, उन सब में भारत बहुत प्रोमिनेंट। जैसा आप कह रहे हैं, इस पर हम चर्चा आगे भी करेंगे। कमर आगा साहब हमारे साथ राज भयानी भी जुड़ गए हैं। आप जैसा कह रहे थे कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए बहुत महत्व है अमेरिका के लिए भारत का, और चाइना की कंटेनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। राज भयानी जुड़े हैं हमारे साथ, जो ट्रेजरर हैं आपी चैरिटेबल फाउंडेशन के, अमेरिका से जुड़ रहे हैं। वहाँ पर जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है राज भयानी साहब, वो बड़ी उत्साहित है प्रधानमंत्री के दौरे से। कल भी
ब्लेयर हाउस के सामने लोगों की भीड़ जमाती हमने देखा था। वहां पर एक्सपेक्टेशंस, खास करके ऐसे वक्त में जब इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर उनके डिपोर्टेशन की बात भी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी आया इस पर कि भारत तैयार है इसके लिए, लेकिन जो अप्रवासी हैं उनमें क्या मूड है, क्या उनको उम्मीदें हैं? जो इंडियन सिटीजन्स इन अमेरिका आर वेरी वेरी एक्साइटेड, बहुत ही उनमें जोश है और बहुत हैप्पीनेस है कि जिस तरह से प्रधान अपने मोदी साहब को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रायोरिटी देके बुला के लिया है, बिकॉज सिंबॉलिज्म एंड जो जेस्चर होता है, इतनी जल्दी ही उनका इनाग्रेशन होने के बाद ही इज़ द 4th ग्लोबल लीडर विजिटिंग अमेरिका। और अपना अगर इंडिया की तरफ से देखा जाए तो ही इज़ दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु वाज इनवाइटेड इन सच अ अर्ली स्टेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड। तो इसमें बिल्कुल ट्रम्प साहब को इंडिया एंड मोदी साहब बहुत ही इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं। और ये जो अप्रिसिएशन हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि मोदी साहब को इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया, ये हुआ, सो दैट इज ऑल नाउ हैज़ बीन टर्न डाउन। इसलिए इंडियन डायस्पोरा इज एक्सट्रीमली हैप्पी। और जिस तरह से मोदी साहब को वेलकम दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी बढ़िया रही है, तुलसी गवाड़ आके मिल गई, इलॉन मस्क आके मिल गया, विवेक राममूर्ति NSA एडवाइजर, so it shows they have given a prime importance, even though this जी बिल्कुल, वो तस्वीरों में भी दिखा, लोगों के चेहरों पर भी दिखा। आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी सर। इस बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर से युद्ध नहीं बल्कि शांति पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं है, शांति का पक्षधर है। इस मसले पर क्या कहा उन्होंने, अब आपको सुनवाते हैं। आप जानते हैं, मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो, ताकि दुनिया में शांति के रास्ते खुले। युद्ध पर भी बातचीत यहाँ पर हुई। मैं कदमनी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। कदमनी, हमने देखा कि भारत अपने स्तर पर अपने तरीके से, प्रधानमंत्री मोदी जब उनको मंच साझा उन्होंने किया, उन्होंने शांति की बात की, शांति का पक्षधर भारत को बताया। अब ट्रंप भी शांति चाहते हैं। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि G7 से निकालना गलती थी। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि व्यवहारिक नहीं है यूक्रेन के लिए नेटो में शामिल होना। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि नेटो केवल अमेरिका का बच्चा नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी देखना चाहिए। इन सारी बातों का लबोलबाब इस शांति के मसले को अगर देखें तो वो क्या निकलता है, भारत की भूमिका यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, भारत लगातार शांति का समर्थन करता रहा है। आज भी पीएम ने अपनी बात दोहराई है और वो इस बात को लेकर बेहद क्लियर हैं कि बातचीत के ज़रिए ही शांति का रास्ता मिलेगा। लेकिन ट्रंप का बहुत इंटरेस्टिंग टेक है। ट्रंप का है कि वो पैसे बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहते हैं और जो अमेरिका यूक्रेन पर खर्च कर रहा है उसका उनको कुछ रिटर्न नहीं दिख रहा है। तो इसके कारण वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ख़त्म हो और रशिया जो है वो चाहते हैं कि वापस इस फोल्ड में आए जहाँ पर उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं वो ईज़ हों और एक बार फिर से एक और बिजनेस पार्टनर हो। तो इस कोशिश में वो लगातार जुटे हैं। एक तो वो पैसे डस्टबिन में यूक्रेन में नहीं डालना चाहते, जो उनके रवैये से लगता है, और इसलिए बदले में इस बार उन्होंने मिनरल्स भी मांगा है, रेयर मिनरल्स मांगा है। और
बहुत तेज़ी से चल रहे हैं इस मामले में। तो यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ईयू उसको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता, सब यूरोपियन कंट्रीज़ भी मिला लें तो भी, क्योंकि अमेरिका उसको पैसे से, हथियार से, तकनीक से सपोर्ट करता रहा है। और अगर ये बंद हो जाता है तो यूक्रेन के पास कोई रास्ता तो ये कहें कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है इस युद्ध के बंद बिल्कुल होने का? इस युद्ध के खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चाहे इसका सॉल्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट जेलेंस्की को बहुत ज़्यादा रास आए या ना आए, जिसका एक इंडिकेशन मिला है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि एक तो प्रैक्टिकल नहीं है नेटो में ज्वाइन करना यूक्रेन का, दूसरा कि यूक्रेन को ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी सीमाएं जो हैं वो 2014 के पहले की होंगी, यानी क्राइमिया के एनेक्सेशन के जाकिर पहले। साहब, चलते चलते एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। एक बातचीत के बारे में खबर आ रही है कि सऊदी अरब में एक मुलाकात हो सकती है। इस बातचीत को इस शांति के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट आप मान रहे हैं? क्या यहाँ से कोई रास्ता निकल जाएगा आगे की तरफ बढ़ने के लिए, काउंटडाउन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? जी, ये सऊदी अरब को एक मीडिएटर की तरफ तरीके से लिया गया है। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब की इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज़ किया गया है और कहीं ना कहीं जो है दोनों लीडर जो है एक ऐसी कंट्री के साथ रहना चाहते हैं जो दोनों को साझा करते हैं। अगर सऊदी अरब का देखा जाए तो ओपेक में वो मेंबर हैं, रशिया के भी उनके साथ रिलेशन है, और प्लस जो है गाज़ा का जो असर आता है तो सऊदी अरब का नॉर्मलाइजेशन इजराइल के साथ भी है। तो कई चीज़ें एक साथ मिल के हो रही हैं और मुझे उम्मीद है कि ये डील होगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पुतिन अपना एक पोजीशन दिखाना चाहेंगे कि वार ने हमको हराया नहीं है, बल्कि हमारी सुजरेनिटी को एक्सेप्ट किया है और यूरोपियन यूनियन एक तरीके से उस पर एडजस्ट करेगा जो ट्रम्प ये बातचीत हमारी जारी रहेगी। सर, आपसे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेंगे और जब इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे तो एक पहलू ये भी है कि जब शांति वार्ता होगी, जब शांति की स्थापना होगी, युद्ध खत्म होने की बात होगी, तो क्या जो मौजूदा स्थिति है उसको कायम रखा जाएगा या फिर लोग पीछे भी हटेंगे? ये एक इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पर होगा। वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का संकल्प दोहराया है। पीएम ने कहा है कि विकसित भारत मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। नया शब्द सामने आ गया है, वो है मेगा, मागा प्लस मीगा। खबर आगा साहब, आपसे एक क्विक रिएक्शन इस मेगा पर। मागा और मीगा का कॉम्बिनेशन जो है ये बड़ा दिलचस्प होगा। जी हाँ, बहुत दिलचस्प बात उन्हीं ने उठाई है और मैं समझता हूँ इस पर काफ़ी चर्चा भी होगी आने वाले समय में। अमेरिका की बेसिक पॉलिसी तो मेगा ही है और उस पॉलिसी के अंदर बेसिक दो चीज़ें हैं कि एक तो उनके यहाँ प्रोडक्शन जो है, मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाना, और फिर उसके अलावा ये भी है कि जो अप्रवासी लोग वहाँ रह रहे हैं उनको वहाँ से बाहर निकालना, जॉब क्रिएट करना। तो उसके लिए टैरिफ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। टैरिफ लगाने का एक तरह का टैक्स है। इंपोर्टेड गुड्स की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि वो अमेरिकन जो प्रोडक्ट हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं उनके बराबर हो जाएंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग उनकी यहाँ वापस आ जाएगी अमेरिकन लोकल प्रोडक्ट की। दूसरी तरफ मीगा की जो उन्हीं ने बात की है, भारत काफ़ी समय से, हमेशा से भारत की पॉलिसी ये रही है, हम देख रहे हैं कि वो डेवलपमेंट एजेंडा हमेशा भी रहा है। जो भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट एजेंडे से हटी है भारत के अंदर, उसने सत्ता भी छोड़ अगर साहब दिया। इसमें एक सवाल मेरा भी आपसे है, वो सवाल ये, मुझे ऐसा लगता है मागा मीगा मेगा का जो उन्होंने संदेश यहाँ पर दिया है उसमें एक संदेश ये भी छुपा है
अमेरिका के लिए कि हितों के टकराव से बात नहीं बनेगी, जिस रास्ते पर आगे बढ़ना है वहां हितों को साधना जरूरी है। सीधा संदेश वहां भी भारत के लिए, वो अमेरिका के लिए है। देखिए, अमेरिका की काफ़ी डिपेंडेंस है भारत के ऊपर। ये जो है एक तरह का कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है, बगैर उसके नहीं हो सकता। यहाँ पे जो सस्ता लेबर है, अंग्रेज़ी बोलता है, कंप्यूटर सेवी है, हाईली स्किल्ड है, जिसको पूरे यूरोप और अमेरिका और पश्चिम एशिया में हम देख रहे हैं कि करोड़ों के तादाद में लोग काम कर रहे हैं। अमेरिका से इसको उन्हीं ने इसीलिए कहा कि जब हम बाहर के लोगों को निकालेंगे, H1B वीज़े की बात की, तो कहा कि हम इंटेलिजेंट लोगों को लेके आएंगे, पढ़े लिखे लोगों को लाएंगे। वो कहाँ से आएंगे? वो हमें इंडिया उनको सप्लाई करता है, उनके यहाँ बहुत बड़ी डिमांड है, उनकी कंपनीज में डिमांड है। और फिर एलन मस्क ने खुद ही कहा कि भाई हमें बगैर इसके काम नहीं बनेगा। ट्रम्प साहब ने भी कहा हमारे भी कंपनीज में इंडियन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है एक तरफ, तो ये है। फिर दूसरी तरफ एशिया पैसिफिक, एशिया उनका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो पुरानी एंग्लो सैक्सन पॉलिसी थी उससे ये काफ़ी हद तक डेविएट कर रहे हैं कि वेस्टर्न यूरोप और रशिया को ये देखते हैं कि रशिया प्रॉब्लम है यूरोप की, अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है। फिर रशिया बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ईरान से अगर कन्फ्रंटेशन होता है उसमें उनकी पॉलिसी ये होगी कि वो रशिया खामोश रहे और कोई बड़ा रोल न करे। और अगर इजराइल और ईरान के बीच में अगर कोई टकराव होता है, वो भी एक कारण है इस समय यूक्रेन युद्ध ख़त्म कराने का। इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे लगता है कि कन्फ्रंटेशन पॉसिबल है। चाबहार एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात हो गई, 1 साल के लिए टल गया मसला कि चाबहार पे भी बातचीत ज़रूर हुई होगी। इसलिए कि कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है 2 हैं, एक तो इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड इज़राइल का, जिसमें यूरोप और अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड है। दूसरा इंडिया सेंट्रल एशिया वाला, इंडिया का आगे साहब गेटवे लौटेंगे ईरान आपके है। पास, बाकी तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। आलोक बंसल जी, एक बहुत क्विक प्रतिक्रिया आपसे, खास करके टैरिफ के मुद्दे पर। बात ये भी हो रही है कि 2030 तक कैसे ट्रेड जो है उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन टैरिफ की जहां तक बात है, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हुई है, तो भारत के लिए आप कैसे देखते हैं इस बातचीत को, अब जो इतना बड़ा मसला बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए? और ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं कि टैरिफ जो है भारत पहले ही काफ़ी ज़्यादा लगाता है। वैसे में इस बातचीत से क्या निकल कर आया है भारत के हित में? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो टैरिफ लगेगा उससे भारतीय व्यापार को नुकसान थोड़ा होगा, लेकिन बाकी अन्य क्षेत्रों में जो हमने बढ़त ली है, जैसे हमने कहा कि हम व्यापार को दुगना करेंगे $500 बिलियन, और रक्षा क्षेत्र में विशेषकर F-35 के आयात की अनुमति दे दी गई है, और एनर्जी क्षेत्र जहाँ पे कि प्रचुर संभावनाएं हैं, वहाँ पर हम अमेरिका को अपना पहला सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत बनाना चाह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से व्यापार काफ़ी बढ़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक अच्छी डील ब्रेक कर ली है न्यूक्लियर एनर्जी लेने के लिए, और इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि जिस तरीके की आशंकाएं थीं शायद वो ऐसा ना हो। हालांकि व्यापार पर इसका कितना असर पड़ेगा ये आने वाले कुछ दिन बताएंगे, विशेषकर जो हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट है उसमें क्या होगा। प्रोडक्ट जहाँ तक सवाल गुड्स का है, उसमें तो मुझे लगता है कि कुछ समय तक फ़र्क पड़ेगा, पर क्या ये ऑफसेट हो सकता है जो 10% टैरिफ उन्होंने चाइना पे लगाए? छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन इसके ऊपर। अमेरिका जो है अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर, डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर बहुत रिजर्वेशंस रखता रहा है एक ज़माने तक कि इसको देना है, ये देना है, ये नहीं देना है। लेकिन आज जैसे ट्रंप ने कहा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के विमान वो भारत को देने के लिए तैयार हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट भारत के लिए है? देखिए, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि F-35 जो है एक बहुत ही उन्नत विमान है, और अगर भारत को देने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है तो ये 2 चीज़ें दर्शाता है। एक तो ये कि अमेरिका भारत को अपना एक अभिन्न मित्र मानता है, और दूसरा उसे लगता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को भारत को देना उनके लिए सुरक्षित है, और भारत में वो कैपेबिलिटी है कि वो इस तरीके के उन्नत जो विमान हैं उनको प्रयोग कर सकता है और सुरक्षित तरीके से इसका प्रयोग कर सकता है। जी।
तो कई मुद्दों पर बातचीत हुई है राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, जिसमें भारत के नज़रिए से डिफेंस की जो बातचीत है वो भी बहुत अहम है। जैसा हम पहले भी आनंद चर्चा कर रहे थे भी F-35 के बारे में, और जो डिफेंस डील होनी है उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ये चाह रहा है कि वहाँ से भारत जो है एनर्जी कि अपनी जो रिक्वायरमेंट्स वो भी पूरी करे। तो जाकिर साहब, ये भारत के हित के लिए कैसा भारत की पॉलिसी रही है डाइवर्सिफाई करने की, चाहे एनर्जी नीड्स हों या फिर आपके मिलिट्री इक्विपमेंट्स, रक्षा सौदे हों? तो इस वक्त अमेरिका क्या चाहता है, क्या ज़रूरत है अमेरिका की? भारत उसके लिए एक बड़ा बाजार है। डिफेंस से जुड़ा मेरा एक सवाल और है, उसका जवाब आप दे दीजिएगा साथ साथ। वो ये है कि हमने देखा भारत का जो बाजार है डिफेंस, जब भारत हथियार खरीदने के निकलता है तो ये इतना फ्रांस से ले लिया, इतना रशिया से ले लिया, इतना अमेरिका से ले लिया। अमेरिका उस दौड़ में कहीं पिछड़ ना जाए, ये यहाँ पे ईगरनेस, एक अर्जेंसी अमेरिका की दिखा रहा है यहाँ पर। देखिए, दोनों 3 बातें इसमें हुई है। नंबर पहला 1 ये हुआ कि जब ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका का हित सबसे ऊपर है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि हमारा भी हित सबसे ऊपर। तो एक इक्वल फूटिंग पे बात हो रही है, इक्वल पार्टनरशिप की बात हो गई है। एक तो ये हो गया, क्लियर कर दिया इंडिया ने कि मागा और मीगा की जो बात है, सॉफ्ट हम नहीं है कि हमारे ऊपर जितना दबाव डालेंगे हम झुक जाएंगे। हम वी आर ऑल्सो ए नेशन हु कैन टॉक आई टू आई। दूसरा ये जो कह रहे हैं कि अमेरिका को एनर्जी नंबर 1 बनाइए, तो भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री है। क्या सारे अंडे एक बास्केट में रख दे, उसके बाद आप जब चाहें जो है हमारी जो है आर्म ट्विस्टिंग कर दे? ये तो कहीं से जायज़ नहीं था, ना भारत करेगा। भारत जो है डेस्टिनेशन एंड फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन दोनों की पॉलिसी में बिलीव करता है। डेस्टिनेशन 36 कंट्रीज से वो ऑयल इंपोर्ट करता है, और अमेरिका जो है 5% ऑयल हमें एक्सपोर्ट करता है और 30% LNG का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन यहाँ भी एक बात ये होती है कि हमारे जो प्रॉक्सिमेट ऑयल सप्लायर्स हैं, मिडिल ईस्ट हैं, गल्फ़ हैं, और अगर अमेरिका से हम मंगाते हैं तो $5 का पर बैरल जो है एक प्रीमियम देना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या अमेरिका वो कहाँ से कंपनसेट करेगा? दूसरी तरफ हमारे पास टैरिफ हमको एब्यूज़र कह रहा है। ट्रम्प को समझना पड़ेगा। डिफेंस में आप देखिए कि हम आने वाले 10 साल में $200 बिलियन का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए रखे हुए हैं। दुनिया में हम 10% जो है आर्म्स इंपोर्ट करते हैं। हमने जो है रशिया से डाइवर्सिफाई किया है, फ्रांस से 11% हम ले रहे हैं, इजराइल से 7% ले रहे हैं, और US का जो है करीब 20-25 बिलियन डॉलर का हो गया है 2008 के बाद। तो अगर हम अमेरिका से सारा आर्म्स लेने लगेंगे तो फिर अमेरिका की जो पेटेंट राइट है और सारी चीज़ें कंडीशंस हैं उसमें तो बड़े खत्म हो जाएंगे। मैं कदम से छोटी सी प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाहूँगा। कदम, जब बात आती है फ्यूल एंड एनर्जी की, रशिया के केस में हमने देखा यूक्रेन युद्ध के दौरान लगातार वेस्टर्न कंट्रीज दबाव डालते रहे भारत पर कि आप मत कीजिए ऐसा, लेकिन जयशंकर ने सीधे उनको जवाब दिया कि हम ऐसा करेंगे क्योंकि आप भी ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि भारत किसी किस्म के दबाव में आएगा। नहीं, भारत दबाव में नहीं है, और भारत इसलिए भी दबाव में नहीं है क्योंकि बहुत सारा जो रूसी ऑयल यहाँ पर आया वो रिफाइन होकर यूरोप भी गया, और अब जो फाइनल जो हटे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से, वो अब जाकर हुआ है महज 15-20 दिन पहले। तो इसलिए जयशंकर ने बहुत साफ तौर पर ये कहा है कि आप जो खुद कर रहे हैं उसके लिए आप हमें रोक नहीं सकते, हमारे लोगों की ज़रूरत है, हम करेंगे।